चलिए देखते हैं आज संघवाद। संघवाद देखने से पहले थोड़ा 3 चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। एक, इसका अर्थ क्या है और संघवाद की परिभाषा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, और इसमें कुछ बुराइयां भी है या अवगुण है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संघवाद का अर्थ क्या है। देखिए, साधारण शब्दों में कहें तो संघवाद का जो मेन अर्थ होता है वो है संगठित रहने का विचार। संगठित रहने का विचार मतलब एक साथ रहने का विचार। संघवाद जो है 2 शब्दों से बना है, एक संघ और एक वाद। संघ का अर्थ होता है संगठन और वाद का होता है विचार, यानी कि संगठन में रहने वाले विचार को ही हम क्या बोलते हैं, संघवाद। तो संघवाद का क्या है, संगठित रहने का विचार या संगठन में रहने का जो विचार है, थॉट है, उसी को हम बोलते हैं संघवाद। अगर संघवाद की परिभाषा दिया जाए तो संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें 2 स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। जिसमें 2 स्तर की राजनीतिक व्यवस्था है, एक केंद्र लेवल पर और एक प्रांत लेवल पर या राज्य लेवल पे। 2 स्तर की राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है जिसमें एक संघीय केंद्रीय लेवल पे होती है और दूसरी प्रांतीय लेवल जिसको हम राज्य लेवल पे कहते हैं। तो संघवाद एक ऐसी संस्थागत प्रणाली जिसमें 2 लेवल की सरकार होगी, एक केंद्रीय लेवल पे और एक राज्य लेवल पे। केंद्रीय लेवल की सरकार जिसे भारत में पूरे भारत को देखती है और राज्य लेवल की अपने अपने राज्य को देखती है। संघीय शासन व्यवस्था की बात करें तो संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का वितरण 2 या 2 से अधिक स्तर पर किया जाता है। जैसे भारत में 2 या 2 से अधिक स्तर पर है। ऐसे देखा जाए तो भारत में मेन हम कहते हैं केंद्र सरकार है और क्या कौन सी सरकार है, राज्य सरकार है बोलते हैं। लेकिन एक तरह तीसरी तरह की भी सरकार है जिसको हम स्थानीय सरकार बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जैसे गांव में हम बोलते हैं मुखिया, पंचायत, जिला परिषद, और शहर में हम बोलते हैं नगर निगम बोलते हैं। तो तीसरी स्तर की भी सरकार होती है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सरकार और उसके विभिन्न छोटी इकाइयों के मध्य बटी होती है। मतलब शासन का जो स्तर है ऊर्ध्वाधर है, सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर स्थानीय सरकार। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये इसके दूसरे में ना कंट्रोल करे। पावरफुल केंद्र ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके नीचे काम कर रहा है, इसका भी अपना स्वतंत्र है। बस समझ गए कि नहीं? तो इसका ये मतलब नहीं कि केंद्र सरकार के अंदर राज्य सरकार आता, नहीं, दोनों का अपना अपना सीमा है। आमतौर पे इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जैसे भारत में केंद्र सरकार पूरे देश के लिए होती है, और ये जो सरकार है राष्ट्रीय महत्व के विषय पे कानून बनाती है। राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती है जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है। सत्ता की इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है, यानी कि अपने अपने स्तर पर दोनों स्वतंत्र है, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है। क्लियर है? ये नहीं कहेंगे कि केंद्र सरकार ऊपर हो गया, बड़ा हो गया तो केंद्र सरकार के नीचे में राज्य सरकार है, बिल्कुल नहीं। ये भी स्वतंत्र है और ये भी स्वतंत्र है, ये एक दूसरे के नीचे में नहीं है। हाँ, केंद्र का किसी मामले में पावर ज्यादा है, ये अलग बात है, लेकिन राज्य इसके अंतर्गत, मतलब ये कहेंगे कि संघवाद में नहीं। संघवाद का ही अर्थ होता है, अगर संघवाद नहीं होता तो भाई एक डोमिनेट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। ये इस तरह से बात हो गया कि बाप के अंदर बेटा है तो जब तक बेटा है तब तक बाप का हर बात मानेगा, लेकिन बेटा जब खुद स्वतंत्र हो जाता है बाप से तो दोनों का एक स्वतंत्र अस्तित्व है ना, तो बाप का बात तो मानेगा बेटा कि नहीं मानेगा, मानेगा। लेकिन बाप सब बात कहेगा, सब बात थोड़े मानेगा, बेटा भी अपने हिसाब से करेगा। तो इस तरह से ये हो गया, केंद्र सरकार एक तरह से बाप समझ जाएगी और राज्य सरकार एक तरह से बेटा समझ जाएगी, लेकिन वो बेटा जो बाप से मतलब अपना स्वतंत्र चलता है, अपना कमाता है, अपना खाता है, उस तरह से। ठीक है? तो ये भारत से अलग नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, समझ गए? अब देखते हैं इसकी विशेषताएं कुछ। संघीय व्यवस्था में सत्ता केंद्रीय सरकार और अन्य सरकारों में बटी होती है। जैसे याद कीजिए बेल्जियम का उदाहरण, बेल्जियम में राष्ट्रीय था, प्रांतीय भी था और एक सामुदायिक सरकार भी थी, ठीक ही नहीं थी? तो यहाँ भी केंद्रीय सरकार अन्य सरकारों में बटी होती है। तो यहाँ पे हम मेन केंद्र सरकार देखते हैं और राज्य सरकार देखते हैं, उसी राज्य सरकार को हम प्रांतीय सरकार बोलते हैं, और एक देखते हैं स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार क्या करती है, जो राष्ट्रीय महत्व है, जो नेशनल सब्जेक्ट है, उस पर कानून बनाती है। जैसे टैक्स कलेक्शन कैसे होगा, जैसे भारत का सिक्योरिटी कैसे होगा, भारत का रक्षा कैसे होगा, ये सब पे कौन कानून बनाता है, केंद्र सरकार। कोई पाकिस्तान हम पे बमबारी न कर दे, चाइना हमके साथ हमारे साथ युद्ध न लड़ने लगे, तो इसके चक्कर में ये लोग कानून बनाते हैं। जो नेशनल लेवल का कानून है उसको कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, समझे। और राज्य सरकार अपने राज्य से संबंधित विषयों पर, अपने राज्य से संबंधित विषयों पर, किसका मतलब जैसे यूपी अपने पुलिस व्यवस्था को देखेगा, अपने भूमि को देखेगा, भूमि कानून को देखेगा, तो अपने अपने लेवल पे कानून बनाएगा। क्लियर है?
दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर, देख रहे हैं, स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। दोनों अपने अपने लेवल पे स्वतंत्र है। संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें द्वारा एक ही नागरिक समूह पे शासन किया जाता है। देखिए 2 तरह की सरकार है, लेकिन नागरिक कौन है? एक ही है ना। जैसे मान लीजिए कि आप भारत में भी रह रहे हैं, ठीक है, तो केंद्र भारत में भी रह रहे हैं, तो केंद्र सरकार किस पे शासन कर रही है? आप ही पे ना कर रही है। मान लीजिए आप भारत में रह रहे हैं, लेकिन बिहार में भी तो है आप, मान लेते हैं कि बिहार में आप, तो बिहार का जो सरकार है वो भी तो किस पे कर रही है शासन? आप ही पे कर रही है ना शासन। बात समझे कि? तो संघवाद में केंद्र सरकार भी आप ही पे शासन करती है और प्रांतीय सरकार भी आप ही पे शासन करती है। क्लियर है? तो यहीं पे लिखा है कि अलग अलग स्तर की सरकार है, केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है, लेकिन एक ही नागरिक समूह पे शासन करती है। सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। अब केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है, तो भाई दोनों में अधिकार भी होगा कि भाई तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, नहीं तो झगड़ा नहीं होने लगेगा। जैसे घर में 2 बेटा रहता है तो पानी भरने के लिए झगड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? 2 बहन रहता है तो बर्तन नहीं धोने के लिए झगड़ा हो जाता है। तो 29-28 राज्य है, 28-29 राज्य, 7 यूनियन टेरिटरीज और एक केंद्र सरकार है पावरफुल। तो क्या इन लोगों में झगड़ा नहीं होगा? ये कहेगा ये काम मेरा है, ये काम तुम्हारा है, तो ये झगड़ा होगा। इस झगड़ा से बचने के लिए संविधान में लिख दिया गया कि भाई ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम। लेकिन फिर भी किसी न किसी मैटर पे तो झगड़ा होगा। जैसे आप 2 बहन हो, मम्मी पापा ने कह दिया ये तुम्हारा काम, ये तुम्हारा काम, फिर भी झगड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? मान लीजिए कि एक दिन का खाना बनाने का ड्यूटी तुम्हारा, अगले दिन का ड्यूटी बहन का। जिस दिन तुम्हारा ड्यूटी उस दिन गेस्ट अवे नहीं किया, और जिस दिन बहन का खाना बनाने का ड्यूटी उस दिन 10 गो गेस्ट आ गया, तो मम्मी तुमको क्या कहेगी? जाके हेल्प कर दें। तो तुम झगड़ा करोगे, नहीं आज मेरा नहीं है, तो ये झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो उस समय कौन सुलटाने के लिए आएगा? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका कौन हो गया? आपके मम्मी पापा। समझ गए? तो जज आए। तो ऐसा होता है कि जब भी कोई चीज में मैटर फंसता है तो न्यायपालिका आती है। संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव का अधिकार दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही संभव है। आपके संविधान में फंडामेंटल राइट्स 6 दिए गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सबसे पहले समानता का अधिकार है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी धर्म आप रख सकते हैं, अल्पसंख्यक का अधिकार, अल्पसंख्यक को अपना कल्चर ट्रेडिशन मानने का अधिकार है। अगर ये कोई अधिकार नहीं मिला है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि अगर ये अधिकार नहीं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, ये सब अधिकार नहीं मिल रहा है तो कोर्ट में जाके ये अधिकार आप ले सकते हैं। ये संवैधानिक अधिकार, ये 12 से 35 तक में, जिसको हम कहते हैं मौलिक अधिकार। तो ये अधिकार जो बदल सकता है कोई, जब तक दोनों सरकार नहीं चाहेगी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। अदालतों को संविधान और सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है। बोले ना, झगड़ा हो जाएगा तो कौन सुलटाने आएगा? अदालत है। अदालत मतलब कोर्ट। वित्तीय स्वायत्तता के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत है। आप देखिए कोई भी जो राज्य चलता है या कोई भी देश चलता है तो वो पैसे से ही चलता है। आपका घर चलता है, कैसे चलता है? पैसे। आप 2 भाई है, कैसे पढ़ाई लिखाई चलता है? पैसे से। वो कौन सुलटाता है? आपके मम्मी पापा। अब प्रांत सरकार और केंद्र सरकार 2 चीज है, दोनों को पैसे चाहिए अपना देश चलाने के लिए। मान लीजिए केंद्र सरकार को हथियार खरीदना है तो उसको तो पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? मान लीजिए किसी राज्य सरकार को विधवा पेंशन देना है या छात्रों को पास होने पे टैबलेट बांटना है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो ये पैसे आएगा कहाँ से? कौन देगा? अब तुम पापा से 200 रुपये एक्स्ट्रा मांगते हो तो पापा चिढ़ जाते हैं कि नहीं चिढ़ जाते हैं? या मम्मी से। लेकिन यहाँ भी ऐसे होगा, बार बार राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार से मांगेगा तो चिढ़ जाएगा। इसीलिए संविधान में वित्तीय स्वायत्तता, पैसे के मामले में राजस्व के दोनों के लिए अलग अलग स्रोत है। ये लिख दिया है कि इसमें से इतना पैसा राज्य को जाएगा और इतना पैसा केंद्र को जाएगा। क्लियर है? मूल उद्देश्य है संविधान, संघवाद का मूल उद्देश्य है विविधताओं का सम्मान करते हुए देश की एकता की सुरक्षा करना और उससे बढ़ावा देना। ये किसका मूल उद्देश्य है? संघवाद का। तो संघवाद का क्या क्या विशेषता ये समझ के डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा संघवाद की विशेषता लिखे, सीधे 5-6 लाइन इसमें से उठा लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं इसकी बुराइयां। भाई 2 लेवल की सरकार है, 2 से अधिक लेवल की सरकार है, केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार है। लेकिन केंद्र सरकार को सबसे अधिक ताकत मिला है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार अलग अलग नहीं हो जाए। देखते हैं, एक बाप का 5 गो बेटा होता है, तो जब तक बाप कमाता है, बेटा 1, बेटा 2, बेटा 3, बेटा 4 और बेटा 5 मान लेते हैं। बाप जब तक कमाता है, बेटा बाप के अंदर में, लेकिन बेटा जैसे ही कमाने लगता है, बाप कमजोर हो जाता है तो बेटा क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है कि नहीं? वो कहता है हम बंटवारा लेंगे। तो अगर बाप मजबूत है तो क्या होने देगा? तो इसीलिए केंद्र सरकार को ज्यादा मजबूत कर दिया गया है।
कि आप कमजोर रहिएगा तो राज्य क्या होगा, अलग हो जाएगा, तो भारत का जो विखंडित हो जाएगा ना भारत, तो इसलिए केंद्र सरकार क्या है, अधिक शक्तिशाली है। यहाँ पे संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र को ही प्राप्त है। संविधान में जो संशोधित होगा वो सिर्फ संसद ही कर सकता है, और संसद का है केंद्र सरकार का। अब वो अलग बात है कि देखिए संसद में ना दोनों सदन है, संसद में लोकसभा का भी है और राज्यसभा का भी है। तो राज्यसभा में जो मेंबर आता है वो कहां से आता है, राज्यों से ही आता है। राज्यों से कहां से, विधायक चुन के भेजते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र के ही पास है। संसद को अधिक अधिकार है का होना है, यहाँ पे संविधान संशोधन कौन कर रहा है, संसद ही ना, तो अधिक अधिकार है। धन संबंधी अधिकार का केंद्र के पास अधिक होना है। पैसा जो बांटेगा वो कौन बांटेगा, केंद्र ही बांटेगा। बात समझे? जो टैक्स कलेक्शन होता है, जीएसटी का, इनकम टैक्स का, वो सब कौन बांटता है, केंद्र। तो केंद्र क्या करता है, जो मन है वो देता है। जैसे अभी 100 रुपया आता है केंद्र सरकार के पास, तो 42 रुपया राज्य को दे देता है, और 58 रुपया कौन रखता है, केंद्र रखता है। बात समझे? 100 रुपया अगर आता है भारत के पास, भारत सरकार के पास, तो 42 रुपया किसको दे देता है, राज्य को। अब इस 42 रुपये में सभी राज्य अपना बांटेंगे। अब भारत में कितने राज्य हैं, 29, और ये 58 रुपया कौन रख लेगा, केंद्र सरकार। किस लिए, किस लिए, रक्षा उपकरण खरीदने के लिए, सैटेलाइट उटेलाइट के लिए, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सब चलता है सरकार का, केंद्र सरकार का, उसके लिए। फिर कहेगा भैया राज्य सरकार का भी, तो राज्य सरकार का भी अपना स्रोत है। जैसे आप जाते हो जमीन रजिस्ट्री करवाने, तो उसमें पैसा लगता है ना, तो वो पैसा कहाँ जाता है, राज्य सरकार के पास। समझे? जो दारू पे टैक्स लगता है वो पैसा कहाँ जाता है, राज्य सरकार के पास जाता है। बात समझे कि नहीं? कुछ और भी एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है तो वो पैसा कहाँ जाता है, राज्य सरकार में। जो सालाना जमीन का वो जो बनता है नगर निगम में, ये सब कहाँ जाता है, राज्य सरकार या नगर निगम के पास। तो और भी बहुत सारे स्रोत हैं। हाँ, एक और प्रॉब्लम है इसमें, केंद्र सरकार क्या करती है, बार बार राज्य सरकार के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर देती है। कुछ भी हुआ प्रॉब्लम, समझ गया? तो ये हम आगे देख लेंगे। अब आते हैं संघवाद के प्रकार। 2 प्रकार है, एक तो है साथ आकर संघ बनाना, और एक है साथ लेकर संघ बनाना। बात समझे? क्या है साथ आकर? साथ आकर का मतलब 5 दोस्त है, 1 2 3 4 5, D1 D2 D3 D4 D5, ये पांचों का हम ऐसा करते हैं, हम मिल जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं। तो ये जो है ये एक साथ मिल के आया, तो ये क्या हुआ, साथ आकर संघ बनाना। बस समझे? साथ आया है, लाया नहीं गया है, क्या है, आया है। तो 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र इकाइयों का साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन करना, इसी को बोलते हैं साथ आकर संघ बनाना। बात समझे? सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है। यहाँ पे सब कौन है, एक समान है। जैसे अमेरिका, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, 50 राज्य आए और उन्होंने संघ बना लिया। क्लियर? दूसरा होता है साथ लेकर संघ बनाना, एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन। कि अरे हम इतने बड़े देश है, ठीक है, ये हमारा अलग अलग है, तो चलो तुम अलग हो जाओ, तुम अलग हो जाओ, तुम अलग हो जाओ। अपने में से अलग नहीं, मतलब तुम अपने हिसाब से प्रशासन करो। तो ये क्या है, साथ लेकर, और ये साथ आकर। बात समझे? जैसे भारत और जापान। भारत जैसे गुजरात बना है, पहले बम्बई प्रांत था तो गुजरात बना दिया, किस लिए, कि भाई तुम गुजराती हो, चलो तुम अपना देखो। बस समझे? महाराष्ट्र बना दिया, भाई तुम मराठी हो, देख लो। जैसे पंजाब में काट के हरियाणा बना दिया, तो पंजाब क्या था, पंजाबी के लिए, तो पंजाब रह गया, हरियाणा किसके लिए, हिंदी के लिए। तो ये अपना शासन प्रशासन बेहतर तरीके से देख सकता है। क्लियर है? अच्छा, इसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली होगा। अब देखिए विश्व में संघवाद का सरकार कहाँ का है, ये जो रेड कलर आप देख रहे हैं ना, जहां भी, यहाँ पे संघवाद है। क्या है, संघवाद। संघवाद का अर्थ ना 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार है। देख रहे हैं, कनाडा, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये आपका प्यारा भारत, ये रसिया, ये ऑस्ट्रेलिया, देख रहे हैं, जहाँ जहाँ रेड कलर है वो कौन सा सरकार है, संघवाद। यानी कि 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार है। यहाँ पे केंद्र सरकार अलग होगी, प्रांतीय सरकार अलग होगी। अब आते हैं भैया 2 तरह की सरकारों को देखते हैं। एक तो इसमें आप देख लिए, एक तो भैया संघात्मक सरकार होगी और 2 या 2 से अधिक लेवल का, और दूसरा कौन है, एक ही तरह का सरकार होगा जिसको हम बोलेंगे एकात्मक सरकार। तो भैया एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच अंतर, संघात्मक समझ गए 2 स्तर की सरकार है, और एकात्मक एक ही स्तर। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो भैया देखते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। तो इसमें केंद्र सरकार सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, सबसे ज्यादा, क्योंकि राज्य है ही नहीं, सारा काम कौन करेगा, केंद्र सरकार ही करेगा। इसके अंतर्गत संविधान संशोधन किसके साथ होता है, केंद्र सरकार के पास। शक्तियां
एक जगह पे ही होती है, वो किसके पास होगी? एक ही सरकार है, एक ही काम करेगा। बात समझे? जैसे अभी आपके मम्मी पापा दोनों कमाते हैं, तो दोनों कोई छोटा मोटा डिसीजन लेते हैं कि नहीं? कुछ पापा भी ले लेते हैं, कुछ मम्मी भी ले लेती है। लेकिन अगर सिर्फ पापा कमाते हैं तो, या सिर्फ पापा ही है तो, या सिर्फ मम्मी ही है तो, एक ही शक्तिशाली हुआ ना। तो यही है, इसमें एक ही नागरिकता होती है। अच्छा, भारत में भी एक ही नागरिकता है। एक ही नागरिकता अभी हम आगे समझा देते हैं। केंद्र सरकार राज्यों की से शक्तियां ले सकती है, यानी कि केंद्र सरकार होगा, राज्य होगा, लेकिन इतना पावरफुल केंद्र है कि राज्य का शक्ति हमेशा केंद्र ले लेगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पे एक ही नागरिकता का मतलब क्या होता है? देखिए, अमेरिका और भारत का एग्जांपल लीजिए। अमेरिका यूएसए, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंडिया। इसको अभी समझ जाइए। यूएसए एक देश है, तो केंद्र लेवल का सरकार है यहाँ पे, बिल्कुल है। भारत भी है, तो यहाँ भी केंद्र लेवल का सरकार है, बिल्कुल है। सेंट्रल लेवल, जिसको हम प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं। प्रांत लेवल का सरकार है यहाँ पे, तो बिल्कुल है। यहाँ पे प्रांत लेवल का सरकार है, बिल्कुल है। कहिएगा कैसे? यहाँ पे 50 प्रांत है, तो 50 को प्रांतीय सरकार होगा और एगो केंद्रीय सरकार होगा। भारत में 28 यूनियन टेरिटरी 28 राज्य है, तो 28 राज्य का अपना सरकार होगा। 28 प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होता है, दिल्ली और पुदुचेरी में, तो वहां भी 2 तरह की सरकारें हो गई। टोटल कितना सरकार हो गया? 30 सरकार। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होगा, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अभी चुनाव नहीं हुआ, तो मान के चलते कितने हैं? 30 है। ये 30 सरकार है और ये केंद्र सरकार एक हो गया। इतनी सरकारें हैं भारत में, है कि नहीं है? कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पे मुख्यमंत्री बनता है और यहाँ पे प्रधानमंत्री। क्लियर है नहीं? ये चीज आप जानते हो ना। अब देखिए, यूएसए की जो जनसंख्या है, ये अगर यहाँ पे किसी प्रांत में निवास करती है, किसी प्रांत में निवास करती है, तो उसको उस प्रांत का भी नागरिकता लेना पड़ेगा। बात समझे? और अपने देश का भी। तो यहाँ पे एक तो भाई ये जो केंद्र सरकार है उसी देश के अंतर्गत है ना। जैसे मान लीजिए ये यूएसए, ये यूएसए, तो यूएसए इतना बड़ा है, तो भाई इसमें बहुत सारे राज्य होंगे, ऐसे करके होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई राज्य है, ये कोई राज्य है, मान लीजिए ये वाला जो राज्य है ना यूएसए का, इस राज्य को बोलते हैं अलास्का। क्या बोलते हैं? अलास्का। तो यहाँ पे जो नागरिक रहेंगे वो उसको ना 2 नागरिकता लेना पड़ेगा। एक तो अलास्का का नागरिकता लेना पड़ेगा। किसका नागरिकता लेना पड़ेगा? अलास्का का नागरिकता। और ये अलास्का किस में है? यूएसए का ही पार्ट है ना, तो इसको किसका? यूएसए का भी नागरिकता लेना पड़ेगा। एक तो अलास्का का भी लेना पड़ेगा और एक यूएसए का भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितनी नागरिकता हो गई? 2 नागरिकता हो गई। अब तुम बिहार में हो, पहले तो भाई भारत में हो, तो भारत की नागरिकता है तुम्हारे पास है, बिहार की भी नागरिकता है नहीं, एक ही नागरिकता है ना। यहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं है, तो इसमें एकात्मक में एक ही नागरिकता होती है। लेकिन हमारे भारत में संघात्मक है, लेकिन फिर भी एक ही नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्य का भी और देश का भी, लेकिन हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है। क्लियर है? अब आइए संघात्मक शासन व्यवस्था। इसमें केंद्रीय सरकार थोड़ी सी कम ताकतवर होती है। ताकतवर यहाँ भी होती है, लेकिन इसके तुलना में कम। यहाँ पे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य सरकार भी स्वतंत्र है। क्लियर है? इसमें केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती है। अब कहिएगा कैसे भैया? तो याद है संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा का चुनाव तो प्रत्यक्ष होता है, ठीक है, यहाँ पे केंद्र सरकार डायरेक्ट चुनाव जीत जाएगा। लेकिन राज्यसभा का चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब जो राज्य की विधानसभा है उसके जो विधायक है वो इसमें भेजते हैं। तो राज्यसभा में जब तक पास नहीं होगा तब तक क्या कोई कानून बनेगा? संविधान संशोधन ही क्यों नहीं है? तो लोकसभा में भी पास होगा और राज्यसभा में। तो क्या राज्यों का योगदान है संविधान सभा को पास करने में कि नहीं है? संविधान बनाने में राज्यों का योगदान है कि नहीं है? इसके अलावा संविधान संशोधन में एक और है, जब तक 16 राज्य संविधान संशोधन के लिए हाँ नहीं करेगा, अगर कोई ट्रिकी है, बहुत बड़ा संशोधन हो रहा है, जब तक 16 राज्य नहीं कहेगा तब तक संविधान संशोधन होगा ही नहीं। तो क्या राज्यों का महत्व है यहाँ पे कि नहीं? केंद्र सरकार अकेले सब कुछ कर लेगा? नहीं करेगा। तो यही है, कई स्तरों पे विभाजित होते हैं। यहाँ पे जो सरकारें हैं, जाओ, यहाँ पे जो सरकारें हैं कई स्तरों पे विभाजित है। जैसे भारत में केंद्र स्तर, फिर राज्य स्तर और फिर एक और स्तर है, कौन सा? बेल्जियम में भी हमने देखा था 3-4 स्तर पे, एक केंद्र स्तर, एक राज्य प्रांतीय स्तर या राज्य स्तर, एक ब्रुसेल्स में अलग तरह की सरकार थी और एक सामुदायिक सरकार भी हमने देखा था, याद है? बिल्कुल। एक सही संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता भी समझे? जैसे यूएसए में
अलास्का का भी, यूएसए का भी, लेकिन भारत में एकल नागरिकता चलती है। ठीक है, भारत संघवाद है लेकिन एकल नागरिकता चलती है। दोनों स्तर की सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। राज्य सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है और केंद्र सरकार अपने क्षेत्र। ये नहीं कि भारत इतना बड़ा है तो बिहार का राज्य भारत के अंदर है, शासन अलग अलग है। समझे कि नहीं समझे? चलिए अब देखते हैं भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता, उससे एक अलग विशेषता। देखिए भैया, मिलती जुलती विशेषता क्या है कि दोनों देशों में, संपूर्ण देश के लिए एक संघ सरकार का गठन किया गया। दोनों देशों में एक संघ सरकार है। अलग विशेषता क्या है? बेल्जियम की केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश की 2 क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है। 2 क्षेत्रीय सरकार कौन कौन सा? एक फ्रेंच भाषी जायदेता और एक जगह डच वाला जायदेता, तो दोनों में कर दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार अनेक मामलों में राज्य सरकार पे, भारत में अनेक मामलों में नियंत्रण रखती है। जैसे रक्षा मामलों में नियंत्रण रखती है, जैसे नागरिकता के मामलों में। ये सब किसके पास है? भारत सरकार के पास। ये क्या सूची हम आगे बता देंगे। अब देखते हैं भारत में संघीय व्यवस्था। भारत के बारे में आपको इतिहास पता ही है, मैंने बताया था। थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री नहीं बताया तो फिर से हम 5 हिस्ट्री में पढ़ लेंगे कि भारत का इतिहास। भारत गुलाम था, फिर ब्रिटिशों ने हमें आज़ादी दी। ब्रिटिशों ने नहीं आज़ादी दी, हमने लड़ाई लड़ी और फिर हमें आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद आपको पता है कि हमें बंटवारा भी हुआ हमारे देश का, भारत और पाकिस्तान बना, विभाजन हुआ। तो विभाजन जो हुआ तो एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद हमारा भारत क्या हुआ? आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद अनेक स्वतंत्र रजवाड़ों का भारत में विलय हुआ, क्योंकि उस समय माउंटबेटन योजना आया था। उस योजना में कहा कि जिसको भारत में मिलना है भारत में मिलो, पाकिस्तान में मिलना है पाकिस्तान में मिलो, रजवाड़े रहना है रजवाड़े रहो। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिमाग लगाया और बहुत सारे रजवाड़ों को भारत में उसको क्या किया? मिलाया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पे हुआ। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया। एक तो था केंद्र सरकार और एक था राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था और बाद में पंचायत और नगर पालिका के रूप में भी संघीय शासन व्यवस्था में इसको जोड़ दिया गया। ये कब जोड़ा गया? 92 संविधान संशोधन, 1991-92 में 73वां संशोधन और 74वां संशोधन। तो देखिए भारत पहले कैसे था, अब कैसे है, समझे ना? तो बहुत सारे राज्य भाषा के आधार पर भी बने, जो हम आगे देखेंगे। अब देखिए भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अब बताए शक्ति के लिए ही तो लड़ाई होती है। तो देखिए 3 तरह की सूची बनाई गई है, एक संघ सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगा, राज्य सूची में सिर्फ राज्य, और समवर्ती सूची में ये भी और ये भी। तो देखिए केंद्र सूची या संघ सूची, इसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, किसी देश के साथ व्यापार उपार करना है, कैसे संबंध रखना है, बैंकिंग, पूरे भारत में एक तरह का बैंकिंग सिस्टम, संचार, एक पूरे भारत में जैसे मोबाइल पे बात करते हैं या कुछ भी करते हैं, संचार वाला जो सिस्टम है, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब, मुद्रा, ये सब का किसका सब्जेक्ट है? संघ का। मान लो कि हरियाणा कहे कि नहीं हम अलग मुद्रा चलाएंगे, अब पंजाब कहे हम अलग चलाएंगे, अब बिहार कहे हम अलग चलाएंगे, काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। रेलवे ट्रैक बिछाने का काम किसका है? संचार में आता है, ये केंद्र सरकार का है। तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा ना, सब राज्य सरकार अलग अलग करे। तो ये सब काम कौन करता है? केंद्र सरकार। इसका कानून क्रियान्वयन सब कौन करता है? केंद्र सरकार। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियां की जरूरत होती है। अलग अलग नीति होगा तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? सोच के देखिए, होगा। इन्हीं कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? इसमें पहले 97 विषय थे, अब विषय हो गया 100, यानी कि 100 सब्जेक्ट पे ये कानून बना सकता है। और ये सब्जेक्ट कुछ है ऐसा सब्जेक्ट जो नेशनल लेवल के होंगे, बस समझ गए? ये सब नेशनल लेवल लग रहा है कि नहीं? प्रतिरक्षा, दूसरे देश से रक्षा के लिए, विदेशी मामले, किस देश के साथ क्या संबंध बनाना। अब राज्य सूची, राज्य सूची में पुलिस, हर राज्य का अपना अपना पुलिस है और वहाँ का अपना कानून है। अपना कानून का मतलब दूसरा, मतलब पुलिस कैसे चलेगी, ठीक है? व्यापार का नियम, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई, जैसे ये जो नियम है वो प्रांतीय और स्थानीय महत्व के है। हर जगह का जमीन अलग अलग है, हर जगह पे कुछ अलग अलग उगेगा। तो एक देशी अगर नियम बना देगा, केंद्र सरकार कहेगा नहीं हर कोई चावल ही उगाएगा, तो क्या ये पॉसिबल है? हर जगह का जमीन अलग अलग होता है, जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, हर तरह की मिट्टी अलग अलग होती है, हर तरह की मिट्टी में अलग अलग फसल उत्पादन होता है। तो क्या ये संभव है? तो अलग अलग की राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से अलग अलग कानून बना लेगी। क्लियर है? राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में राज्य सरकार ही कानून बना सकते हैं, और यहाँ का जो कानून है या जो सब्जेक्ट है वो राज्य के महत्व के है।
इसमें 66 विषय थे, परंतु इसमें अब कितने विषय हो गया? 61। अब आते हैं इसमें समवर्ती सूची में शिक्षा। भाई केंद्र को भी ध्यान रखना है और राज्य को भी ध्यान रखना है। 1 मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार, ये सब जो नियम है उसमें दोनों को एक कानून बनाएगा, राज्य भी और केंद्र भी। तो इस पे कानून बनाने का अधिकार किनके पास है? दोनों के पास। ठीक है, जब दोनों के कानूनों में टकराव होता है, जब मान लीजिए कि राज्य भी कानून बना दिया इस पे और केंद्र भी कानून बना दिया, तो दोनों में टकराव होगा, लेकिन जो केंद्र का कानून होगा वो सर्वोपरि हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? इसमें 47 विषय थे, अब कितने विषय हो गए? 52 विषय। सबसे ज्यादा किस में कानून बनाने का अधिकार है? सबसे ज्यादा सब्जेक्ट किसको मिला है? संघ को, फिर इसको, फिर इसको। तो ये ऐसे करके ध्यान रखेगा, मैथमेटिक्स टूल है, ये सबसे ज्यादा, फिर ये और फिर ये। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आते हैं अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां होती है जो मान लीजिए राज्य में, संघ में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। इसके अलावा जो सूची बच गई ना, जो शक्ति बच गई, वो किसको बोलते हैं? अवशिष्ट शक्तियां, जो लिखी नहीं है, टाइम टू टाइम आ रही है। जैसे मान लीजिए कि पहले मोबाइल नहीं था, टेलीकम्युनिकेशन नहीं था, क्या 1950 में संविधान बना उस टाइम में लिखा गया होगा? नहीं। कंप्यूटर नहीं था उस टाइम में लिखा गया होगा? क्योंकि आप जानते हैं हमारा संविधान तो 1950 में लागू हुआ। लेकिन यही जो शक्ति बाद में क्या हो गई? अवशिष्ट शक्तियां। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट के बारे में नहीं लिखा है, तो ये बाद में लिखा जाएगा, तो ये अभी जो है अवशिष्ट शक्तियां हो गई। तो इस पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो जो चीज नहीं लिखा है उसको बोलेंगे अवशिष्ट शक्ति, जो पावर के बारे में डिस्क्राइब नहीं है। और अवशिष्ट शक्ति के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। क्लियर है? वो देख ले। अब देखते हैं कि संघीय व्यवस्था चलती कैसी है, क्योंकि आप देखते हैं कि संघीय व्यवस्था विविधता काफी है देशों में। तो ये चलती क्या है? तो सबसे पहले भाषाई राज्य, कि हम क्या करते हैं, राज्यों को भाषा के आधार पे हमने बांट दिया, मतलब अलग अलग बना दिया। गुजराती के लिए गुजरात, मराठी के लिए महाराष्ट्र, पंजाबी के लिए पंजाब, तमिलों के लिए तमिलनाडु, समझे, तेलुगु के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, मलयालियों के लिए केरल। इस तरह से हम ना बना दिए, बांट दिए। और दूसरा, जब तक शासन नहीं चलेगा, जब तक केंद्र और राज्य का संबंध हम नहीं देखेंगे, क्योंकि दो तरह की सरकार है, एक केंद्र का और एक राज्य का, तो केंद्र राज्य संबंध भी तो अच्छा होना चाहिए, तभी तो ये शासन व्यवस्था चलेगी। तो देखते हैं सबसे पहले भाषाई राज्य। देखिए, हम आज़ाद हुए थे, आपको याद है 1947 को, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी जो हमको मिली थी, उसके साथ साथ एक गिफ्ट भी मिला हुआ था, बहुत बुरा गिफ्ट, जिसको हम बोलते हैं विभाजन। और विभाजन जो हुआ था धर्म के आधार पे हुआ था। तो शुरुआत में जो हमारे नीति निर्माता थे, वो भारत का जो राज्यों का निर्माण भाषा के स्तर पे नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे भाषा के स्तर पे अगर हम राज्यों को बनाने लगेंगे तो हो सकता है कि फिर से विभाजन का खतरा बढ़ जाए। तो इसी सब के बारे में कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली और कठिन परीक्षा थी। क्यों परीक्षा थी, क्यों कठिन थी? क्योंकि हमको कुछ देर पहले ही हमारा देश जो निर्माण हुआ था वो विभाजन के साथ हुआ था। हमारे देश को आज़ादी जो मिली थी वो विभाजन के साथ मिली थी। तो उसके बाद हम कैसे राज्यों को भाषा के आधार पर बनाते, इससे क्या होता, और भी विभाजन को हवा मिलती थी। नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमा को बाद में बदल दिया गया। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठने लगी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे क्या हो जाएगा, देश टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको डर था कि धर्म के आधार पर जब देश का बंटवारा हो सकता है तो क्या राज्यों के आधार पर भी तो हो सकता है, भाषा के आधार पर भी तो हो सकता है। गुजराती कहेंगे हमको आपसे क्या मतलब, हम गुजराती हैं। मराठी कहेंगे हमको आपसे क्या मतलब, हम पंजाबी कहेंगे हमको आपसे क्या मतलब, तमिल कहेंगे हमको आपसे क्या मतलब, हम तो तमिलियन है, हमारा कल्चर भाषा सब अलग है। इससे देश क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और एक बार तो कुछ साल पहले हमारा देश टूटा ही है, धर्म के आधार पर टूटा है। तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था, लेकिन नहीं हुआ। हमारे नेताओं ने राज्य पुनर्गठन, राज्यों का जो फिर से गठन है उसको थोड़ा देर के लिए रोका, लेकिन फिर हमको भाषा के आधार पर राज्य को बनाना ही पड़ा। लेकिन जैसे हमने भाषा के आधार पर राज्य को बनाया तो इससे हमको हमारा देश जो है और भी जुड़ ही गया, मतलब टूटने का डर था वो और क्या हो गया, जुड़ गया। तो यही है, राज्यों के पुनर्गठन को हमने टाला, परंतु हमारा अनुभव बताता है कि ज्यादातर मजबूत और एकीकृत हमारा देश हुआ। प्रशासन व्यवस्था ज्यादा ही अच्छी हुई, प्रशासन पहले से भी अधिक सुविधाजनक हुई। पंजाबी को अगर हिंदी में बात करने के लिए कोई, हिंदी वाले को पंजाबी में तो थोड़ा दिक्कत हो, तमिल वालों को हिंदी में, लेकिन तमिल का प्रशासन अगर तमिल में हो तो बेहतर है, हिंदी का प्रशासन अगर हिंदी में हो तो बेहतर है। तो राज्यों को जब हमने भाषा के आधार पर बनाया तो प्रशासन व्यवस्था और भी अच्छी हो गई। कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ, बल्कि कुछ राज्यों का गठन संस्कृति के आधार पर, वहाँ का बनावट के आधार पर, वहाँ की नई जातीयता की विविधता के आधार पर हुआ। जैसे
भाषा के आधार पर कौन से राज्यों का गठन हुआ? गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये सब का राज्यों का गठन किसके आधार पे हुआ? भाषा के आधार पे। संस्कृति के आधार पे कुछ राज्यों का गठन हुआ, कुछ राज्यों का गठन भूगोल के आधार पे हुआ, कुछ राज्यों का गठन निरीह जातीयता के आधार पे हुआ। निरीह जातीयता का अर्थ क्या होता है? जो वहाँ का, जैसे नागालैंड, उत्तर पूर्व के जो भी स्टेट है ना, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, वो यहाँ के रहने वाले लोगों के आधार पे हुआ, निरीह जातीयता के समूह के आधार पे हुआ। और कई देशों का, मतलब कई राज्यों का निर्माण कुछ प्रशासन के कारण भी हुआ है। तो सिंपल ये नहीं है कि हमने भाषा के आधार पे ही राज्यों का निर्माण किया, प्रशासन भी हमने देखा, भाषा भी हमने देखा, राज्य चले ये भी देखा, आर्थिक स्थिति भी देखी, ये सब के आधार पे हमारा राज्यों का निर्माण हुआ है। ऐसा नहीं है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने आँख पे पट्टी बांध निकाली, चलो ये राज्य बना दो, ये राज्य बना दो, ऐसे उन्होंने नहीं किया। अब आते हैं भारत की भाषा नीति। हमने देखा भाषा ही राज, तो भाषा नीति भी भारत की है। आप जानते हैं भारत में एक भाषा है, नेशनल लैंग्वेज कौन है भारत का? नेशनल, हाँ नहीं, राष्ट्रीय भाषा है कोई है ही नहीं। भारत का नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। भारत का राज्य भाषा है, राजभाषा जिसको बोलते हैं, राजभाषा कौन है? हिंदी। भारत में आप देखिएगा कि भारत की जो दूसरी परीक्षा थी, पहली परीक्षा थी भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण, दूसरी परीक्षा क्या थी? भाषा नीति। क्योंकि भारत बहुत ज्यादा विविधता वाला देश है, 1500 अधिक भाषाएं बोली जाती है भारत में, तो हम किस भाषा को मेन स्थान दें? तो इस बात के लिए ना संविधान में बहुत लड़ाई हुई, हिंदी वर्सेस दूसरी भाषा, जिसमें हिंदी एक वोट से हार गया। लेकिन हार भी गया वो भी ठीक है, क्योंकि आपने पिछला उदाहरण देखा पिछले फर्स्ट चैप्टर में कि तमिलों श्रीलंका में सिंहली भाषा को प्राथमिकता दी गई, तो क्या हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध छा गया। एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान दो तरफ बना था, एक तरफ इधर पाकिस्तान था और एक पाकिस्तान यहाँ पे था। यहाँ पे बंगाली भाषा था, यहाँ पे उर्दू भाषा था। पाकिस्तान ने अपना नेशनल लैंग्वेज किसको बना दिया? उर्दू को। ये लोग बंगाली से ज्यादा जानते ही नहीं थे। क्या हो गया? पाकिस्तान से ये अलग हो गया और क्या बन गया? बांग्लादेश। तो क्या हमने भाषा के आधार पर सही किया या गलत किया? एक भाषा को थोपा या सभी भाषाओं को ले लिया? सभी भाषा। तो इसीलिए आप देखिएगा हमारे संविधान में 22 भाषा है। कितनी भाषा है? 22। तो हमने क्या किया कि भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा न देकर हिंदी और इसके अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया। बस समझे? हमारे संविधान में कितनी भाषा है? 22, जो कि 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। राजकीय भाषा का मतलब कामकाज की भाषा। इसलिए आप देखिएगा कि सरकार का कोई भी गैजेट आता है, अधिकांश कोई भी चीज नियम आता है वो इंग्लिश में आता ही आता है, क्योंकि इंग्लिश है। सभी राज्यों की मुख्य भाषा का विशेष ख्याल रखा गया कि सभी राज्य अपना पहला लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज चुन सकता है। जैसे बिहार में देखोगे फर्स्ट लैंग्वेज कौन है? हिंदी। सेकंड लैंग्वेज कौन है? उर्दू। समझे? उत्तराखंड में देखोगे फर्स्ट लैंग्वेज कौन है? संस्कृत। तमिलनाडु में तमिल। समझे कि नहीं? तो ये अपना अपना फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज चुन सकता है। हिंदी को राजभाषा माना गया और हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय भी किए गए। हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोला जाता है और वो बोला कितना जाता है? 40%। लेकिन 60% तो हिंदी नहीं बोलता है ना, तो क्या हिंदी हम सब पे थोप दे? ऐसा अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा ना। हमारा पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी मोर। अगर संख्या के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो हम कौवा को राष्ट्रीय पक्षी बना सकते थे कि नहीं? कि अरे हिंदी वाले 40% है भारत में, तो इसलिए हमारे भारत की भाषा क्या होनी चाहिए? हिंदी। गलत है। तो भैया इस तरह से तो भारत की जनसंख्या तो ये भी होना चाहिए, सॉरी जनसंख्या कह रहे हैं, कौवा होना चाहिए राष्ट्रीय पक्षी। क्यों? कि भारत में सबसे ज्यादा कौवा की संख्या है पक्षी के मामले में। गलत है ना? तो इसलिए हम इसको थोप नहीं सकते हैं। हाँ, हिंदी को बढ़ाने के लिए और भी काम कर सकते हैं, लेकिन किसी पे थोप नहीं सकते हैं। बात समझे कि नहीं? तो हिंदी को हमने नहीं थोपा। केंद्र सरकार किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। अगर आपको एग्जाम देना है केंद्र सरकार का, तो इस 22 भाषा में से किसी भी एक भाषा का आप चुनाव कर सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। क्लियर है? तो भाषा नीति भारत की कैसी रही? सभी भाषाओं को उन्होंने लिया। अब देख लेते हैं अनुसूचित भाषाएं। संविधान में वे 22 भाषाएं जिन्हें भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है, उनको कौन सी भाषा कहते हैं? अनुसूचित। और ये है 22 भाषा। असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, ये सब 22 भाषा है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो है आपकी हिंदी। वो मेरे को दिख नहीं रही है। आओ हिंदी 43%। बाद बाकी देखिए उर्दू 4%, तेलुगु 6%, तमिल 5%, सिंधी 0.3%, पंजाबी, संस्कृत 9 के बराबर। समझ रहे हैं ना? तो ये सब भाषा है 22 भाषा, जिसको अनुसूचित भाषा कहा गया।
क्लियर है? असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये 22 भाषा है जो अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। क्लियर है? तो भारत की भाषा नीति समझ गए, हमने एक भाषा को नहीं 22 भाषाओं को स्थान दिया। अब देखते हैं भाषाई राज्य क्यों, भाषा वाला राज्य हमने चुना। अब देखते हैं भाषाई राज्य क्यों। राज्यों की भी अपनी राजभाषा है, राज्यों का अपना अधिकांश भाग अपनी राजभाषा में ही होता है। जैसे अभी ने बोला बिहार का हिंदी, पंजाबी का पंजाबी भाषा, तमिल का तमिल, सेकेंड लैंग्वेज वो चुन सकता है अपना। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पे अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बंद हुआ क्योंकि दक्षिण के जो स्टेट थे, खासकर तमिलनाडु ने इसका विरोध कर दिया कि नहीं अंग्रेजी भाषा बंद नहीं होगी। तो फिर हमने क्या किया, उसको चलने दिया। तो तमिलनाडु ने इस मांग ने क्या ले लिया, उग्र रूप ले लिया कि नहीं ये बंद नहीं होगा। तो हमने क्या किया, केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को स्टेट भाषा मानने का देके इस विवाद को क्या कर दिया, निपटारा कर दिया, सुलझा लिया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषा अभिजन लोगों की भाषा होगी। अभिजन का मतलब ऊंचे लोगों की भाषा होगी, एलिट लोगों की। और क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? आज भी आप देखते हैं अभी जो इंग्लिश बोलता है वो क्या एलिट लोग है, और ये इंग्लिश में बोलता है। बात समझे कि नहीं समझे? हम जानते हैं इंग्लिश में जो बोलता कहता अरे ये तो भाई विद्वान है, लेकिन ध्यान रखिएगा अंग्रेजी जस्ट अ लैंग्वेज। लेकिन भारत में अंग्रेजी बोलने वाला कुछ और ही कहलाता है। बात समझे? राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति अभी भी बनी हुई है। मतलब है कि हम हिंदी को राजभाषा लिए तो सिर्फ राजभाषा नहीं है, बहुत सारा हम भारत सरकार बहुत सारा काम करता है जो हिंदी का दायरा और भी बढ़े, क्योंकि एकता होने के लिए एक भाषा का होना जरूरी है। बस समझे? इसीलिए आज गुजराती क्या कहता है, हम गुजराती है, तमिल क्या कहता है, हम तमिल है। क्यों? हमारा भाषा नहीं मिल रहा है। जब हमारा भाषा नहीं मिलता तो हम एक कैसे हो सकते हैं? बस समझे? गुजराती का हम गुजराती छियो, तमिल का हम तामी, मतलब तो कैसे एक होगा? तो भाषा एक होना चाहिए, समझे? राष्ट्रीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, यानी कि सभी भाषाओं को लिया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। श्रीलंका जैसी स्थिति भी और पाकिस्तान जैसी स्थिति में पहुंचने से हम क्या हो गए, बच गए। तो हमारा देश भी क्या हो जाता, विभाजित हो जाता, होता कि नहीं, या सिविल वॉर छा जाता। अब देखते हैं भारत में भाषाई विविधता कितनी है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 1500 अलग अलग भाषाएं थी, लेकिन भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली और कई अन्य भाषा को मान लिया गया कि ये हिंदी में है, और ऐसी बहुत सारी भाषाओं को अन्य अन्य भाषाओं में डाल दिया गया। फिर भी कितनी भाषाएं थी? 114 भाषाएं थी हिंदी के अलावा। ऐसे टोटल कितनी है? 1500 अलग अलग, लेकिन बहुत सारी भाषाओं को एक भाषा में डाल दिया गया। फिर भी कितनी भाषा है? 14 भाषा है। तो क्या भारत विविधता वाला देश है कि नहीं? जिसमें से हमने संविधान में कितना को मानना है, सिर्फ 22 भाषा को दिया है। फिर भी कितनी भाषा है? 90 भाषा बच रहा है। तो देख रहे हैं कितना विविधता देश। और ध्यान रखिएगा, भाषा सिर्फ भाषा नहीं, कल्चर भी है। भाषा सिर्फ भाषा नहीं है, कल्चर है। अगर आप इंग्लिश सीखने लगेगा तो इंग्लिश कल्चर अपनाने लगेगा। कैसे? अगर आप इंग्लिश बोलना सीखते तो धीरे धीरे वाइन पीना लगेगा, चम्मच से खाने लगेगा, गुड मॉर्निंग बोलने लगेगा। बात समझे? तो भाषा सिर्फ भाषा नहीं है, भाषा एक कल्चर लेके आती है। तो अगर 114 भाषा है तो 114 तरह क्या कम से कम कल्चर है भारत में। बस हिंदी है, राम राम बोलते हैं ना, प्रणाम, नमस्ते, ये हिंदी का ट्रेडिशन है। तो हिंदी जब आती है तो हिंदी का एक कल्चर भी अपने साथ लेके आती है। इनमें से 22 भाषाओं को संविधान के 8वें अनुसूची में दिया गया। चलिए तो देखते हैं सेकंड पॉइंट है केंद्र राज्य संबंध। सेंट्रल का स्टेट के साथ कैसा है, केंद्र सरकार का राज्य सरकार के साथ कैसा संबंध है। देखिए काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी की सरकार रही। एक ही पार्टी का सरकार का मतलब 1951 में जो चुनाव हुआ तो 1967 तक कांग्रेस का सरकार रहा। यहाँ तक देखोगे कि केंद्र में 1975-77 तक एक ही पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस की, राज्य में भी और केंद्र में भी। 1967 तक तो राज्य में भी और केंद्र में दोनों जगह किसकी पार्टी रही? तो कांग्रेस की, दोनों लेवल पे, राज्य लेवल पे भी और केंद्र लेवल पे भी। तो इससे हमको पता नहीं चला कि संघीय इकाई हमारी कैसी है, आजाद है कि नहीं, क्योंकि दोनों का सोच एक ही तरह। भाई सोच में डिफरेंस क्या होता है, जब यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है। 1967 के बाद ऐसा हुआ, 1977 के बाद ऐसा हुआ जब कांग्रेस का वर्चस्व टूटा और अन्य प्रांतों में, राज्य में अलग अलग सरकारें बनने लगी और यहाँ से क्या होने लगा, टकराहट बढ़ने लगा। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। यानी कि केंद्र में किसी और की सरकार है
और राज्य में किसी और की सरकार है, तो केंद्र सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार के अधिकार को देखना बंद कर दिया। और जब केंद्र में भी सेम सरकार था और राज्य में भी सेम सरकार था, तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना, बाप बेटा अगर एक ही पोजीशन पे बैठा है तो अरे कर लेना, ठीक है पापा कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे कोई और है, तब तो दिक्कत है। तो ये होने लगा। संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था, क्योंकि संघवाद कहता है कि दोनों की स्वतंत्र इकाई है, दोनों अपना अपना काम कीजिए, लेकिन केंद्र सरकार इसके स्वतंत्रता को नहीं मान रहा था, इसके अधिकारों को नहीं मान रहा था, तो ये संघवाद के विरुद्ध हो गया ना। तो यही है। 1990 के बाद ये स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। ऐसे 67 में भी हुआ, 77 के बाद भी हुआ, लेकिन 90 के बाद ज्यादा हुआ। इस दौर में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। गठबंधन सरकार क्या है हम आगे बता देंगे, जब बहुत सारे दल मिलके शासन चलाते हैं। चूंकि किसी भी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं था, इसलिए राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दल समेत अनेक पार्टियों का समर्थन लेना जरूरी हो गया था और क्षेत्रीय दलों का फिर अधिकार मानना जरूरी हो गया। इससे सत्ता में साझेदारी और सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। एक तो हमने सत्ता में साझेदारी भी दी क्षेत्रीय दलों को, दूसरा सरकारों की स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब है जो प्रांतीय सरकार है वो भी स्वतंत्र है, तो ये भी हमने दिया। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना नामुमकिन हो गया। आप कहिएगा मनमाने ढंग से भंग करने का मतलब क्या है? देखिए केंद्र सरकार क्या करता था, केंद्र सरकार के पास एक ताकत है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356। तो वो क्या करता था, ये केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार के पास ये ताकत ऐसा है कि अगर राज्य सरकार में कोई दिक्कत हो रहा है, कोई गलती हो रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो केंद्र सरकार उस राज्य की जो सरकार है उसको हटा देगी। कोई बड़ा प्रॉब्लम चले तब ना हटाइएगा आप। लेकिन केंद्र सरकार क्या करती थी, एक बार क्या हुआ, एक ट्रेन में ना किसी को कोई छीन लिया, इस आधार पर राज्य सरकार को भंग कर दिया गया। तो थोड़ी सी चोरी हो गई, इसके चक्कर में राज्य सरकार को क्या कर दिया गया, भंग करके कौन सा लगा दिया, राष्ट्रपति शासन। ये तो गलत हुआ ना, आपने एक चुनी हुई सरकार को क्या कर दिया, भंग कर दिया। अब फिर से आपने क्या कर दिया, चुनाव करवा दिया। तो ये कुछ भी कर देता था। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट का वो आया कि आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हैं जब तक चुनी हुई सरकार है। हाँ, कोई बड़ा लेवल में कोई खतरा मंडरा रहा है तब आप कर सकते हैं। जैसे पंजाब में एक्टिविस्ट हो रहा था काफ़ी, 1984 के बाद पाकिस्तान पड़ोस में है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा 2 साल के लिए, तो लगा रहा। 6-6 महीना में इसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। जैसे ये देखिए, ये है केंद्र सरकार, ये है राज्यों की शक्तियाँ। राज्य ये देखिए कैसे भीख मांग रहे हैं कि मैडम मैडम हमको दे दो, मैडम मैडम हमको दे दो केंद्र से। तो ये तो गलत है ना। संघवाद ये बोलता है, संघवाद का विशेषता यही था। नहीं ना भाई, ये आप कौन होते हो देने वाला, ये तो हमें किसने दिया है, संविधान ने। लेकिन केंद्र सरकार थोड़ा ताकतवर है। क्यों ताकत बनाया, दूसरे कारण के लिए ये बन गया, दूसरे कारण के लिए। तो ये जो अन्य पार्टी है तो फिर आते थे शक्तियां मांगने, राज की शक्तियां। बात समझे? तो ये पिक्चर क्या बता रहा है, समझ गए? गठबंधन सरकार, एक से अधिक राजनीतिक दलों के द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार। अब जैसे मान लीजिए दिल्ली में, दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, चलिए भारत का एग्जांपल लेते हैं, 543 सीट सत्ता के लिए चाहिए, आप जानते हैं 50% +1, मान के चलते हैं 273 सीट। किसी एक पार्टी को 273 सीट मिल गई तो उसका सरकार बन गया, लेकिन किसी भी पार्टी को मिली ही नहीं। किसी को 200 मिली, किसी को 20 मिली, किसी को 30 मिली, किसी को 40 मिली, किसी को 55 मिली, किसी को 10 मिली, किसी को 12 मिली। तब तो नहीं सरकार बना ना, क्योंकि किसी भी पार्टी को 273 नहीं मिली, तब तो सरकार बनाने में दिक्कत होगा। तो एक नया गठबंधन आया कि भैया 2-4 पार्टी जुड़ती थी, अब देखिए 220, 50 और 90, अभी इस सब पार्टी का कितना हो गया, 273 से क्रॉस हो गया ना, समझ गए? तो इसी जो सब पार्टी जुड़ी, इसी को बोला गया गठबंधन सरकार। अभी चूंकि गठबंधन नहीं है, ऐसे अभी देखा जाता है तो भारत के बीजेपी के पास, बीजेपी पार्टी का पूरा बहुमत है। लेकिन आप देखिएगा कि सरकार बीजेपी का नहीं है, वो बोलता है एनडीए का सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो अभी भी किसकी सरकार है, एनडीए की, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है। लेकिन बीजेपी के पास अभी भी बहुमत है, उसको जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो गठबंधन में है। क्लियर है? अब आते हैं भारत में विकेंद्रीयकरण। विकेंद्रीयकरण का मतलब होता है अपना ताकत है ना बांट दो, समझे? एक सेंट्रल पावर नहीं है, अलग अलग पावर है। जैसे भारत में केंद्र सरकार की पावर है और राज्य सरकार के पास भी पावर है, और एक और पावर आ गया, वो स्थानीय सरकार। बात समझे? भारत एक विशाल देश है जहां 2 स्तरों वाली सरकार से काम चलाना मुश्किल काम है। तो इसीलिए हमने क्या किया,
तृतीय स्तर की सरकार बनाई। भारत के कुछ राज्य तो यूरोप से भी कई देशों से बड़े हैं, और जनसंख्या के मामले में तो उत्तर प्रदेश रूस को भी पीछे छोड़ सकता है। अगर उत्तर प्रदेश को अलग से अगर कंट्री बना दोगे तो जनसंख्या के मामले में विश्व में 5वां स्थान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या 24-25 करोड़ है। विश्व में कितने स्थान पे आएगा? 5वें पे आ जाएगा। अब भारत लेकिन फिर भी सेकंड में पड़ेगा अगर उत्तर प्रदेश को हटा भी दोगे तो। बात समझे? तो इतना है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बोली, खान पान और संस्कृति की विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि भारत विविध देश है। कोस कोस पे यहाँ सारा कुछ भाषा, पानी वानी सब बदल जाता है। कई स्थानीय मुद्दे ऐसे होते हैं जिसका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है। कैसे? जैसे अपने राज्य सरकार ने कहा कि हर जगह तालाब खुदवाया जाए। अब जहाँ पे तालाब है वहाँ पे क्यों खुदवाया जाए? अब जिस जगह पे तालाब नहीं वहाँ पे तालाब खुदवाओ, जिस जगह पे स्कूल नहीं वहाँ स्कूल बनवाओ। बात समझे? अलग अलग का अलग अलग प्रॉब्लम, तो अलग अलग प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हर स्थान का अलग अलग प्रॉब्लम है। कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पे पहाड़ पे तो उसका अलग प्रॉब्लम होगा, कहीं मैदान वहाँ का अलग प्रॉब्लम होगा। तो भाई जिनका अपना प्रॉब्लम हो अपना सॉल्यूशन करे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, स्थानीय सरकार का कॉन्सेप्ट आया कि भाई इनका अलग प्रॉब्लम, वो अपना प्रॉब्लम देखेंगे। समझे कि नहीं? स्थानीय सरकार के माध्यम से सरकारी तंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित हुई है। जब भागीदारी हुई तो सत्ता की साझेदारी मिली। इसलिए भारत में सरकार की तीसरे स्तर सरकार बनाने की जरूरत हुई, जिसको हमने बोला स्थानीय सरकार। अब देखिए पंचायती राज, गांव के स्तर पर स्थानीय शासन को क्या बोलते हैं? पंचायती राज। 1992 में भारतीय संसद ने 73वां और 74वां संविधान में संशोधन किया। 73वें संशोधन से ग्राम पंचायत का निर्माण किया और 74वें से नगर पंचायत का। ठीक है। इसके तहत भारत में स्थानीय स्वशासन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाया गया, यानी कि तीसरे लेवल की सरकार को कर दिया गया। पंचायती लेवल समझे? गांव में मुखिया उखिया जो होता है, और यहाँ पे जो वार्ड कमिश्नर, मेयर वेयर होता है वो होता है। तो गांव में, ग्राम में हो गया 73वां और नगर में आगे देख लेते हैं। 1992 के पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान क्या क्या? कुछ प्रावधान थे। निकायों के चुनाव अब नियमित रूप से कराए जाएंगे 5 साल के बाद। समझ गए? संवैधानिक बाध्यता है, संविधान ने कह दिया भाई चुनाव अब करवाना ही पड़ेगा। सभी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी, इसको बोलते हैं एसटी, पिछड़ी जातियों के लिए सीट आरक्षित होगी। यानी कि एससी एसटी के लिए, महिलाओं के लिए सीट क्या होगी? रिजर्व होगी, क्योंकि उनको भी क्या हो, उचित प्रतिनिधित्व मिले। कम से कम 1/3 पद, यानी कि 100 सीट है तो इसमें कम से कम 33 सीट महिलाओं के लिए होगी। लेकिन बिहार में कितनी सीट है महिलाओं के लिए? 50 सीट। बात समझे? महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था का गठन होगा। गांव में पंचायत चुनाव और शहर में नगर पालिका का चुनाव कौन करवाएगा? स्वतंत्र संस्था चुनाव आयोग। ये कौन सा चुनाव आयोग? राज्य का अपना चुनाव आयोग। समझे? तो हर राज्य में अपना अपना चुनाव आयोग है। राज्य सरकार को अपने राजस्व और अधिकारों का, जो उनका राजस्व आता है, जो उनके अधिकार है, वो राजस्व और अधिकार किनको देने पड़ेंगे? स्थानीय निकायों को देने पड़ेंगे, जो चुन के आएंगे। ग्राम पंचायत देखिए, प्रत्येक गांव या ग्राम समूह की एक पंचायत होती है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। प्रधान अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति का गठन करते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उसी इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। वार्ड कमीशन जीता वो फिर पंचायत सदस्य चुनता और इसी तरह से होता है। पंचायतों की मुख्य परेशानी क्या है? लोग पढ़े लिखे नहीं है, अवेयर नहीं है, तो जागरूकता का अभाव है कि कौन सा योजना चला। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना मुखिया उखिया देता है तो 20,000 रुपया ले लेता है, तो ये पैसा खा लेता है ना, तो जागरूकता का अभाव है। पंचायतों को पैसा ही नहीं मिलता है डेवलप करने के लिए, राज्य सरकार देता ही नहीं है, तो कैसे डेवलप करे? इसलिए गंदगी है, धन का अभाव। अब पैसा मिलता है तो जो जीत के आए हुए उनके जेब में जाता है। बात समझे कि नहीं? तो जागरूकता का अभाव है। अधिकारियों की मनमानी है, अरे कर देंगे ना, समझे? क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं है तो मनमानी करते हैं। जन सहभागिता की कमी, जागरूक नहीं, इसलिए जन लोग अपना सहभागिता नहीं करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाते हैं, पैसे नहीं देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, चुनाव समय समय पे होता ही नहीं है। जिला परिषद देखिए, जिले के सभी पंचायत समितियों को मिलाकर क्या बनाया गया है? जिला परिषद। पंचायत समिति जितने भी है उसको मिला के, देखो वार्ड कमीशन मिला के पंचायत बनाया गया, पंचायत से पंचायत समिति, पंचायत समिति जितने भी है, एक जिला में जितने भी पंचायत समिति, उससे क्या बनता है? जिला परिषद।
जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले के लोकसभा और विधानसभा के चुने हुए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य होते हैं जो उस जिला का काम करता है। जिला परिषद का प्रमुख परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। नगर निगम स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में जो होती है उसको क्या बोलते हैं, नगर निगम। गांव में होती है तो ग्राम पंचायत। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। जैसे शहरों में देख रहे हो वार्ड कमिश्नर सब होता है, तो नगर निगम फिर वहां से मेयर चुनता है। चुनते हैं कि नहीं चुनते, यही होता है। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका का राजनीतिक प्रधान होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। समझे? तो बस इतना ही है, खत्म। लाइक शेयर कमेंट दोस्तों को भेजना उजना जो भी है करो।